घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। इसी बीच आकृति की चाची अपनी बेटी को फोन लगाती है। कैसी हो बेटी? आकृति की शादी है अगले हफ्ते। उसकी माँ कह रही थी कि तुम्हें फोन करके मैं कल ही बुला लूं। भगवान का शुक्र है, आखिर उस कल्लो की भी शादी हो रही है। लेकिन माँ, तुम्हें मना कर देना चाहिए था। मैं इतनी जल्दी वहां नहीं आऊंगी, और तुम्हें तो पता ही है। फिर ताई जिद करेंगी, अरे नहीं नहीं, तुम्हें तो मेरे ही घर पर रुकना होगा। वहां पर तो पलंग पर ढंग का गद्दा भी नहीं है। बातों बातों में मैंने भी इनकार तो किया है, लेकिन तुम इकलौती बहन हो। तुम नहीं आओगी तो बाकी के सारे काम कौन करेगा? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उनके यहाँ जाना। और शादी में वो मुझे दे ही क्या देगी? उससे ज्यादा तो मुझे देना पड़ जाएगा। माँ, मैं इनसे बात करके बताती हूँ। और वैसे मेरा तो बस यही समझो कि मैं शादी से 2 दिन पहले ही आऊंगी। तुम कोई भी बहाना बना देना और फिर मुझे भी बता देना, मैं भी वही बोल दूंगी। अनुराधा और आकृति चाचा ताऊ की बेटियां थीं। अनुराधा जहां रंग रूप में बहुत ही सुंदर थी और अमीर घर में उसकी शादी हुई थी, वहीं आकृति रंग की काली और परिवार से गरीब थी। आकृति के माता पिता बड़े ही स्वाभिमानी थे। उन्होंने शादी में एक भी पैसा अपने छोटे भाई से नहीं लिया था, जिनके हालात उनसे काफी बेहतर थे। आकृति के घर पर, चाची जी, ये अनुराधा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? हाँ, मेरी कल ही बात हुई थी अनुराधा से। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए शायद फोन नहीं उठाया होगा। पर तू चिंता मत कर, हम सब हैं ना यहाँ पर। और ये सुनकर आकृति थोड़ा दुखी हो जाती है। इधर अनुराधा के घर पर, सुनील बताओ ना, मैं क्या करूं? मुझे शादी में नहीं जाना है। एक तो उस कल्लो का पता है तुम्हें, कितने अच्छे घर में रिश्ता तय हो गया है। और फिर मैं बड़ी बहन हूं, तो मुझे उसे कुछ न कुछ अच्छी चीज देनी होगी। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है, अगर तुम लोग आपस में एक दूसरे को ना पसंद करते हो तो तुम मना कर दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इतना परेशान होने की या दिखावा करने की जरूरत है? और मुझे तो लगता है कि तुम ही उसे नापसंद करती हो। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। बस मुझे वो पसंद नहीं है। तुम्हें पता है, वो हर चीज में परफेक्ट है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकती। इसीलिए उसकी तारीफ होती है, जबकि वो इतनी काली है और मैं इतनी सुंदर। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें क्या लगता है कि सुंदरता हमेशा रहती है? तुमसे तो बातें करना ही बेकार है। बताओ, मैं क्या करूं? मैं उसे क्या दूं? मैं तुम्हें 20,000 रुपए देता हूं। जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम लेकर चली जाना। अनुराधा को अपने रंग रूप पर बहुत ही घमंड था। वो 20,000 रुपए लेकर उसमें से 5,000 रुपए अपने ऊपर लगा देती है। वो पार्लर जाती है और अपना फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर करवाती है। फिर वो एक साड़ी की दुकान पर जाती है और वहां से 2,000 रुपए की एक साड़ी पसंद कर लेती है। 2,000 की साड़ी हो गई है। ऐसा करती हूँ, एक जोड़ी पाजेब ले लेती हूँ। बाकी सारे पैसे मैं अपने पास रख लूंगी। घर जाकर अनुराधा अपने सुंदर सुंदर कपड़े निकालती है, बैग में पैक करती है और शादी से 4 दिन पहले आकृति के घर पहुंच जाती है। तुम आ गई अनुराधा। पता है, मैंने तुम्हें कितने फोन किए, तुम तो मेरा फोन भी नहीं उठाती हो। ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं, फिर थोड़ी तबीयत भी खराब थी, लेकिन मैं आ गई हूं ना। सुना है तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा घर परिवार देखा है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जरूर उस परिवार में कोई खोट होगा, तभी तो देखो ना, तुम्हारे जैसी लड़की को उन्होंने पसंद कर लिया। ये तुम क्या कह रही हो अनुराधा? मुझ में कोई कमी है क्या? अरे, मेरे कहने का मतलब ये था कि देखो, तुम्हारा रंग सांवला है और ताऊ जी की इतनी इनकम भी नहीं है। अब मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ आकृति, थोड़ी और जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी ताऊ जी को। शादी के घर में आते ही अनुराधा ने आकृति के मन में संशय डाल दिया।
अनुराधा तो अपनी माँ से मिलने के लिए चली गई, लेकिन आकृति गुमसुम हो गई। तुझे क्या हुआ बेटा? शादी वाला घर है, तुझे तो खुश होना चाहिए। माँ, एक बात बताओ, अभय इतने अमीर हैं, सुना है कि उनके कई मकान हैं, उनकी फैक्ट्री है, फिर वो हमारे जैसे गरीब घर से रिश्ता क्यों जोड़ रहे हैं? ये तू कैसी बातें कर रही है? पागल हो गई है क्या? 2 महीने हो गए रिश्ता तय हुए, और अब शादी के टाइम पर तो मुझसे ऐसी बातें कर रही है। अरे वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन्हें तो लड़की ऐसी चाहिए थी जो पूरे परिवार को संभाल सके, घर गृहस्थी देख सके। नहीं माँ, अभय तो सुंदर हैं और गोरे भी हैं, और ऊपर से इतना अमीर। मुझे तो लगता है कि जरूर कोई बात है, वरना हम जैसे गरीब लोगों से वो रिश्ता क्यों जोड़ेंगे? सुनो आकृति, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जाओ, मैं तुम्हें 2-4 काम देती हूँ, काम में लगी रहोगी तो ये फालतू के सवाल नहीं सोचोगी। फिर वो आकृति का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। थोड़ी देर में अनुराधा और उसकी माँ भी वहां पर आ जाती है कि तभी लड़के वालों की तरफ से कुछ कपड़े, गहने, फल और मिठाइयाँ आकृति के लिए आते हैं। कपड़े और गहने देखकर अनुराधा का मन ललचा जाता है। कौन से कर्म किए थे आकृति ने? देखो तो सही, कितनी महंगी साड़ी और गहने दिए हैं, और सुना है थोड़ी देर में अभय भी आने वाला है। सचमुच में अनुराधा, इनकी तो लॉटरी निकल आई है। हालत देखो इन लोगों की, और शक्ल देखो लड़की की, लेकिन ससुराल वाले देखो कितने अमीर, और लड़का तो तुम देखोगी तो बस देखती रह जाओगी। सारा सामान लाकर कमरे में रख दिया जाता है। आकृति सारा सामान देखती है तो बड़ा खुश होती है, लेकिन अनुराधा उससे कहती है, क्या बात है आकृति, साड़ी तो बहुत सुंदर है और गहने भी बहुत सुंदर हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बलि से पहले बकरे को सजाया जा रहा है। हे राम, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे वहां पर ले जाकर सारी जिंदगी भर के लिए नौकरानी बनाकर रखे? ऐसी बातें कहकर तुम मेरा दिल दुखा रही हो। मुझे डर लग रहा है अनुराधा। डरने वाली बात तो है ही। चलो, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे होने वाले वो आ रहे हैं, फिर उनसे बातें करते हैं और देखते हैं कि सब ठीक है या कोई चाल चल रहे हैं। ये कहकर अनुराधा वहां से निकल आती है और मन ही मन कहती है, भगवान ऐसी नाइंसाफी मेरे साथ कैसे कर सकता है? मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी गोरी हूँ। भगवान की दुआ से सुनील भी अच्छा कमाते हैं, लेकिन इसका पति तो सुनील से भी ज्यादा कमाता है। कितना सुंदर सोने का हार भेजा है। नहीं नहीं, ये गरीब है और इसे सारी जिंदगी गरीब ही रहना चाहिए, ताकि ये हमेशा बस यही सोचती रहे कि अनुराधा क्या किस्मत वाली है। आने दो उसके पति को। आज ये रिश्ता खत्म ना करवा दिया तो मेरा नाम भी अनुराधा नहीं। फिर अनुराधा बाजार से सामान लेने जाने लगती है कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर दरवाजे पर रुकती है और उसमें से सुंदर सजीला नौजवान अभय निकलता है, जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। अनुराधा उसे देखती है और बस देखती रह जाती है। आप अनुराधा हैं? हाँ हाँ, मेरा ही नाम अनुराधा है, लेकिन आपने कैसे पहचाना? जब मैं यहाँ पर आया था तो तुम्हारी और आकृति की फोटो देखी थी, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। कहाँ जा रही हो? बस आपका ही स्वागत करने के लिए बाहर आई थी। अरे वाह। हाँ, और देखने आई थी कि आपकी आंखों में कोई खराबी तो नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। देखो ना, आकृति कितने सांवले रंग की है। आप कहाँ इतने सुंदर। और आपको पता है, ताऊ जी ने ऐसा इंतजाम किया है शादी का कि बस क्या ही बताऊं। सोच समझ कर बारात लाना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बाराती कहें
कि लड़की वालों ने स्वागत नहीं किया ढंग से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। मैं इसी सिलसिले में बात करने के लिए आया हूँ। क्या मतलब है आपकी इस बात का? क्या आप ताऊ जी से ये कहने आए हैं कि शादी का इंतजाम और बढ़िया करो? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता है, ताऊ जी ने सभी बारातियों के खाने पीने का इंतजाम भी जमीन पर किया है। कह रहे थे पारंपरिक तरीके से सबको खाना खिलाऊंगा। मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। अभी भी टाइम है, निकल भागो। अनुराधा की बात सुनकर अभय गंभीर हो जाता है। वो घर के अंदर जाता है तो सभी लोग बड़ा स्वागत करते हैं। आकृति की माँ उसका तिलक करती है। भाई दामाद जी, क्या कोई बात हो गई है? अरे भाई, शादी से 2 दिन पहले आप यहाँ पर आ गए। हाँ पिताजी, वो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक बार आकर यहाँ पर सारी तैयारियां देख लूं, कहीं किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। क्या इंतजाम किए हैं आपने? अभय की बात सुनकर आकृति के पिता के पसीने छूटने लगे। उन्हें लगा कि शायद तैयारी कम रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बेटी का रिश्ता टूट जाए। अरे भाई देखो बेटा, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मैं गरीब आदमी हूँ। भाई ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपने हिसाब से जो हो पाएगा वो बेहतर करने की कोशिश करूंगा। खाने पीने का इंतजाम मैंने बढ़िया किया है और बारातियों के रहने का इंतजाम भी अच्छा कर लिया है मैंने। अरे पिताजी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। देख रहा था कि यहाँ पर कुछ लोग हैं शायद जिन्हें ये सब इंतजाम अच्छे नहीं लग रहे। क्यों अनुराधा जी, मैं सही कह रहा हूं ना? आप चिंता मत कीजिए पिताजी, जैसा भी आपका इंतजाम है हमारी सर आंखों पर है। मेरी माँ ने तो मुझे इसलिए भेजा है कि मैं आकृति से पूछूं कि जो लहंगा उसको भेजा गया है वो उसे पसंद है या उसे दूसरा लेना है। आप आकृति को बुला दीजिए। तभी वहां पर आकृति आती है। अभय और आकृति अकेले में बात करते हैं। बहुत अच्छी लग रही हो। लहंगा पसंद आया या दूसरा चाहिए? अच्छा है। आप एक बात बताइए, हाँ। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? मैं तो इतनी सांवली हूँ और मेरे घर वाले भी बहुत गरीब हैं। ये बात जरूर तुम्हारी गोरी अमीर बहन अनुराधा ने तुमसे कही होगी। हाँ? आपको कैसे पता चला? अभी अभी मुलाकात हुई और पहली मुलाकात में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि मुझे लगा कि तुम्हारे भी कान जरूर भरे होंगे। मेरा यकीन मानो आकृति। हाँ, मैं मानता हूं तुम सांवले रंग की हो, लेकिन तुम बहुत सुंदर हो। और मेरी माँ ने जो तुम्हारे अंदर देखा है ना, उन्होंने तो कह दिया था कि बहू बनेगी तो बस आकृति ही बनेगी। और मैं अपनी माँ की पसंद को जानता हूं। बस तुम एक बात याद रखना, किसी की बातों में मत आना। और 2 दिन बाद मैं तुम्हें धूमधाम से यहां से लेके जाऊंगा। वहीं अनुराधा छुपकर उनकी बातें सुन रही थी और ये सब सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है और वो पूरी शादी में फिर चुप रहती है और आकृति अपने ससुराल चली जाती है। अनुराधा बहुत देर से दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी हुई थी। आज 4 साल बाद उसकी बेटी घर आ रही थी और तभी उसका बेटा आशीष हाथ में सामान लिए घर में आता है। ये लो माँ, जो सामान तुमने लिखा था वो मैं सारा ले आया। काफी देर हो गई, अभी तक दीदी नहीं आई। हाँ, बस उसी का ही इंतजार कर रही हूँ। शायद आने वाली होगी। ऐसा करती हूँ, चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। नहीं माँ, तुम आराम से बैठो, पहले उन्हें आने तो दो। और आशीष के कहने पर अनुराधा वहीं कुर्सी पर बैठ गई। वो सब सोचने लगी जो इतने सालों में उसकी और उसके बच्चों के साथ हुआ था। पति की मौत के बाद उसके ससुराल वालों ने 2 बच्चों के साथ उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो सब की मिन्नतें करती रही, लेकिन उसके देवर और जेठानी पर उसकी मिन्नतों का कोई असर नहीं पड़ा। अरे अरे, जाओ यहाँ से। अभी तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उसके बाद उनकी शादियां करेंगे। हम तो बस तुम्हें ही देखते रहे, हमारी तो औलाद है ही नहीं। भाई साहब, आप तो समझिए,
वो तो आपके भाई थे। भाई था, अब नहीं है, और वो चला गया। उससे जुड़े हुए रिश्ते भी चले गए। ताऊ जी, आप तो हमसे इतना प्यार करते थे, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? अरे देखो तो, पिद्दी भर की लड़की कितनी जबान निकाल रही है। अब देख क्या रही हो? क्या यहीं पर बैठी रहोगी? जाओ अपने बच्चों को लेकर निकलो यहाँ से। और उनके द्वारा फेंके गए अपने सामान उठाकर अनुराधा अपने बच्चों के साथ वहां से निकल आई। 2 दिन उसने रेलवे स्टेशन पर बिताए। जब वहां की पुलिस को शक हुआ तो वो लोग अनुराधा की छानबीन करने के लिए पहुंच गए। नहीं नहीं भाई साहब, मैं चोर नहीं हूं और न ही मेरे बच्चे चोर हैं। हमें घर से निकाल दिया गया है, रहने के लिए ठिकाना नहीं है, तो सोचा यहीं रह लेते हैं। और भी देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन यहाँ पर इस तरह तुम अपने बच्चों के साथ नहीं रुक सकती हो। यहाँ पर वही लोग रुकते हैं जिनकी ट्रेन लेट होती है। बस आज का दिन दे दीजिए, मैं कहीं रहने का इंतजाम देख लेती हूँ। फिर अनुराधा वहीं पर सामान रखकर अपने बच्चों के साथ इधर उधर रहने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन कोई भी अकेली औरत और 2 बच्चों को देखकर घर नहीं दे रहा था। फिर उसे एक घर दिखाई दिया जिसके बाहर लिखा था कमरा खाली है। वो वहां जाकर दरवाजा बजाती है। हाँ बोलो, कौन हो तुम? क्या काम है? बहन जी, मैं बड़ी ही दुखियारी औरत हूँ। 2 बच्चों के साथ ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। आपके यहाँ लिखा था कमरा खाली है, क्या मुझे कमरा मिल जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लिखा ही इसीलिए मैंने तो। और ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम अकेली औरत हो। देखो भाई, मैं और मेरी बेटी यहाँ पर अकेले ही रहते हैं। ये सुनकर अनुराधा को थोड़ी तसल्ली होती है। वो उस औरत से थोड़ी देर में आने को बोलकर एक सुनार के पास जाती है और अपने कानों, गले और हाथ में पहनी हुई अंगूठी को बेच देती है। फिर वो उस औरत को किराया देती है और रेलवे स्टेशन से सामान उठाकर उस कमरे में रख देती है। माँ, यहाँ तो कोई भी सामान नहीं है। सामान से ज्यादा जरूरी है सर पर छत होना बेटा। वो तो हो गई ना, बाकी की चीजें भी करूंगी धीरे धीरे। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं पहले खाने पीने का कोई इंतजाम देखती हूँ। अनुराधा कुछ सामान किचन के लिए ले आती है। एक दरी खरीद लाती है जिस पर वो सोने लगते हैं और फिर वो काम की तलाश करती है। आखिर में उसे एक बड़े घर में झाड़ू पोछा करने का काम मिल जाता है। मैडम जी, जब तक मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं हो जाता, क्या मैं उन्हें अपने साथ ला सकती हूँ? कोई सामान नहीं छेड़ेंगे, बस एक कोने में बैठे रहेंगे। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और तुम चाहो तो हमारे यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में भी रह सकती हो। ऐसे तुम्हारे आने जाने का समय भी बचेगा और तुम्हारे थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए मैडम जी, तो मैं सारे काम कर लूंगी, अकेले ही सारे काम आपके घर के कर दूंगी। फिर अनुराधा वहां से सारा सामान उठाकर सर्वेंट क्वार्टर में ले आती है और उस औरत के घर में काम करने लगती है। उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगते हैं। जिस घर में अनुराधा काम कर रही थी, वो लोग बहुत ही अमीर थे। उन दोनों मियाँ बीवी की काफी उम्र हो चुकी थी और उनकी एक बेटी आकृति थी जो बाहर देश में अपने पति के साथ रहती थी और बीच बीच में वो यहाँ आकर अपने माता पिता का हालचाल भी लेती रहती थी। और इस बार जब वो यहाँ पर आई तो कोमल को बगीचे में बैठकर पढ़ाई करते हुए देखकर वो उसके पास आकर बोलती है, तुम तो अनुराधा की बेटी हो ना? क्या पढ़ाई कर रही हो? इंग्लिश की, मैम ने काम दिया था, बस वही कर रही हूँ। इंग्लिश आती है तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छे से। मेरे बाबा बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे और वो हमसे इंग्लिश में ही बात करते थे, पर जब से वो गए हैं तब से इतनी बोली नहीं है। तुम तो बहुत होशियार लड़की हो। और कोमल मुस्कुरा देती है। तभी वहां पर अनुराधा आ जाती है। बहुत ही समझदार बेटी है आपकी, इसकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। देख लेना,
एक दिन तुम्हारे हालात बदल देगी ये। कौन सी क्लास में है ये? 12वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है इसकी। पढ़ाई में सचमुच बहुत होशियार है, हमेशा से बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हुई है। मुझे पढ़ाई करने वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर ये बाहर पढ़ना चाहती है तो मेरे पास आकर पढ़ सकती है। मैं बाहर देश में एनजीओ में काम करती हूँ। वो सब तो ठीक है मैडम जी, लेकिन हम गरीब लोग भला विदेश में बेटी को पढ़ने के लिए कैसे भेज सकते हैं? इतने पैसे, कपड़े और जरूरत का सामान। ना बाबा ना, ये तो यहीं पर ठीक है। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो बस तुम्हारे सामने अपनी बात रखी थी। अगर बच्चा काबिल है तो उसकी काबिलियत को पहचानो। मत भूलो कि हीरा कोयले की खान में ही होता है। फिर वो वापस अपने घर चली जाती है। फिर 2 महीने बाद जब वो वापस आती है तब तक कोमल का रिजल्ट भी आ जाता है। कोमल ने 12वीं में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए थे, और जब ये बात आकृति को पता चलती है तो वो बड़ी खुश होती है और एक बार फिर अनुराधा से आगे की पढ़ाई के बारे में बात करती है। देखो, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। वहाँ के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, अपने खर्चे खुद निकालते हैं। अभी तुम्हारा छोटा बेटा है, सोचो अगर ये पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगी तो अपने भाई का सहारा भी बनेगी। और अनुराधा को उसकी बात सही लगती है। आकृति ही सारी चीजों का इंतजाम करती है और कोमल को अपने साथ ले जाती है, और इधर अनुराधा और उसका बेटा यहाँ रह जाते हैं। उसका बेटा भी दिन रात दिल लगाकर पढ़ाई करता था। बीच बीच में कोमल फोन करती रहती थी। अनुराधा ये सब सोच रही थी कि तभी आशीष बोलता है कि माँ, दीदी आ गई। और अनुराधा कोमल को पहचान ही नहीं पाती है। वो तो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह दिखाई दे रही थी। कैसी हो मम्मी? और आशीष, तुम कैसे हो? बहुत लंबे हो गए हो। मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची। तो कितनी बदल गई है, बिल्कुल अंग्रेज जैसी लग रही है। लगता है आप तो सचमुच में अंग्रेज हो गई हो। हाँ, अब माँ को मम्मी बोलने लगी हो। हाँ, जैसा देश वैसा भेष। अब मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे मम्मी, बहुत तेज भूख लगी है। मेरी पसंद के दाल चावल बनाए हैं ना? हाँ हाँ, बनाए हैं। कोमल अपनी माँ और आशीष के लिए जो भी तोहफे लाती है वो उन्हें दे देती है। और माँ, पता है तुम्हें, वहाँ पर मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था और मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं अब वहीं पर काम करती हूँ और इस बार आप लोग मेरे साथ जाने वाले हो। अरे, ये क्या? तुमने तो कहा था कि तुम पढ़ाई करके यहीं वापस आओगी और यहीं पर नौकरी करोगी। यहाँ पर नौकरी? माँ, मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद यहाँ पर नौकरी करूंगी? कैसी बातें कर रही हो मम्मी? मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा पैकेज मिला है। यहाँ बस के धक्के खाकर, एड़ियाँ रगड़कर इतना पैसा नहीं मिलेगा। दीदी, फिर तो आपकी कंपनी बहुत बड़ी होगी ना? अब तो मेरी भी 12वीं कंप्लीट हो गई है। मैं भी आपकी तरफ वहीं जाकर पढ़ाई करूंगा। हाँ हाँ, तुम भी वहीं पर पढ़ाई करना। और वैसे भी वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती है। मैं तो अपने सभी दोस्तों को आज ही बता दूंगा कि मैं अपनी बहन के साथ अब्रॉड जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कोमल बेटी, यहाँ सब कुछ है। और देखना, मेरी तो सारी जिंदगी यही निकली है और मुझे इंग्लिश भी तो नहीं आती। वहां जाने से क्या होगा? माँ, वहां पर भी हमारे जैसे ही इंसान रहते हैं। और क्या हो गया अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? और तुम कौन सा वहां पर अकेली घूम रही होगी? अरे, कभी मैं तो कभी आशीष तुम्हारे साथ होगा। और फिर आकृति मैम भी तो वहीं रहती हैं। उनके इन-लॉज भी वहीं रहते हैं। इंडिया के भी बहुत सारे लोग हैं वहां। तुम किसी से भी हिंदी में बात कर सकती हो। अरे भाई, मैंने तो सोच लिया है। भाई, मैं तो दीदी के साथ जाने वाला हूँ। आखिर अब मेरी कोमल दीदी एक अमीर अंग्रेजन जो बन गई है। और आशीष की बात सुनकर कोमल हंसने लगती है। फिर वो अपनी माँ को बताती है कि वो 2 महीने की छुट्टी पर आई है, इसलिए जो भी करना है इन 2 महीनों में ही करना है। इतना मत सोचो माँ, अगर तुमने मेरे ऊपर इतनी मेहनत की है तो कम से कम इसका मजा तो लो। मैं कल आशीष के साथ जाकर सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लेती हूँ और फिर आप भी मेरे साथ चलना।
सारे कागज तैयार होते ही मैं आप दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। यकीन नहीं हो रहा, इतना कुछ बदल गया है। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। और फिर कोमल आशीष के साथ मिलकर सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेती है और जाने से पहले अनुराधा आकृति के माँ बाप से मिलती है। अरे, इतना उदास क्यों हो रही है? वहां पर भी हमारे जैसे लोग ही हैं। और ये तो कितनी खुशी की बात है कि सारी जिंदगी तुमने कितनी मेहनत की है। वो सब तो ठीक है मैडम, लेकिन अपना देश तो अपना ही होता है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। और देश कौन सा भागा जा रहा है? जब दिल आए यहाँ चली आना। हम तो यहीं रहते हैं ना, हमसे मिलने आ जाना। और फिर अनुराधा को वो गले लगाकर कुछ तोहफे देती है और अनुराधा आशीष अपनी अमीर अंग्रेज बेटी के साथ हवाई जहाज में बैठकर विदेश चले जाते हैं।